हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कि चैप्टर 8 है, 8th क्लास का चैप्टर है और ये चैप्टर इतना इजी है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से भी रिलेट होएगा। ठीक है, अब देखो, चैप्टर सिंपल सा इस बारे में है कि क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉप्स कैसे उगती हैं और क्रॉप्स को हम कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना तो है ही है। चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Paheli and Poojo went to their uncle's house in during the summer vacations. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो जिनको गार्डनिंग का थोड़ा सा भी शौक होगा, जिन बच्चों को, या फिर जिन्होंने कभी खेत में जाके देखा होगा, उनको पता होगा कि जब हम क्रॉप्स को उगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे वो टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है खुरपी, है ना, वो हो सकता है सिकल, वो हो सकता है शावल, वो प्लो हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि हमने जो है अपना खाना, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, या तो हम अपना खाना खुद बनाते हैं या हम कहीं बाहर से लेते हैं। अगर आपको याद होगा, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा जिसमें ये होता है कि आइदर वी मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। जैसे प्लांट्स कैसे बनाते हैं अपना खाना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं अपना खाना, है ना। इसी तरह से क्या होता है कि जो ह्यूमंस हैं या अदर एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दैट आर नोन एज व्हाट, बताओ जल्दी से, हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखो, यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. Plants can make their own food themselves. Can you recall how green plants synthesize their food? Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? तो एनिमल्स को अपना खाना कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि हम जो है, जैसे आपको पता है, ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स। सबसे एडवांस्ड एनिमल अगर कोई है तो वो कौन है? ह्यूमंस है। तो हमें अपना खाना बाहर से मिलता है। उसी के लिए हम ये देखेंगे कि जो खाना हम खाते हैं वो क्यों ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, रिपेयर हो रही है। अब आगे देखो, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion, है ना। तो हमारी बॉडी में कुछ कुछ प्रोसेस हर टाइम हो रहे हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है? खाना। अब खाना जब हम खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, फिर हमारे सारे प्रोसेस होंगे, जैसे डाइजेशन होगा हमारे फूड का, है ना, एक्सक्रीशन आउट होगा वेस्ट का। अब आगे देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब चैप्टर एक्चुअली में यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब आप ध्यान से देखना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। जब भी हम खेत में जाके क्रॉप्स उगाते हैं या फिर हम जो है फार्मिंग रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो दैट इज नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब आपको पता है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 60-70% लोग आज भी खेती बाड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फर्टाइल लैंड है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं क्रॉप्स के। क्रॉप्स क्या होती हैं बेसिकली? जब हम जब हम बहुत बड़े लेवल पे एक ही टाइप के क्रॉप को उगाते हैं, मतलब जब हम बहुत बड़े लेवल पे लैंड पे एक तरह की क्रॉप को उगा रहे हैं, एक तरह की फसल को उगा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं क्रॉप। अब आपको ये डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद होनी चाहिए और आपको समझ भी आनी चाहिए। लेट्स रीड क्विकली। When plants of the same kind are cultivated at one place or on a large scale is known as crop. ठीक है, जो प्लांट जो होते हैं, जब हम बहुत सारे प्लांट को एक ही जगह पे उगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन को हम क्रॉप बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बोला अपने लिए, मैं तो अपने लिए खाना उगाऊंगा, तो आपने फसल बो दी थोड़े से जिसमें सिर्फ आपका भला हो, उसको आप क्रॉप नहीं बोल सकते। ठीक है, बेसिकली हम बड़े लेवल पे जब करते हैं। अब आगे आ जाओ, क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे चावल हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, है ना। तो ये सारे हमारे क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे रीड करना है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. They can be classified on the basis of season in which they grow. India is a very vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. तो आपको पता है इंडिया वास्ट कंट्री है, किस में? क्योंकि इंडिया का बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता है, या फिर इंडिया की लैंड बहुत अलग अलग है। हमारे पास बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, आप एसएसटी में पढ़ते होगे ना ये सब चीज़ें। हमारे पास माउंटेन्स भी है, हमारे पास ग्रास लैंड्स भी है, हमारे पास डेजर्ट्स भी है। तो लाइक वाइज क्या क्या कंडीशन होती है? टेम्परेचर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी चेंज होती है और रेनफॉल चेंज होती है। इसीलिए इंडिया एक रिच कंट्री है जहाँ पे हमारे पास बहुत ही सारी वैरायटी की क्रॉप्स उगती हैं। ठीक है बेटा, ये याद रखना है आपको। अब आगे आ जाओ, दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, आपको पता होगा दो तरह की क्रॉप उगती हैं। किसके बेसिस पे उगती हैं? सीजन के बेस पे। सबसे पहला क्रॉप हो गया हमारा
खरीफ क्रॉप्स एंड द अदर वन इज राबी क्रॉप्स। वेरी गुड, देखो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, है ना। चलो, अब खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। अब रेनी सीजन कब से कब तक होता है बेटा, जब हमारे पास जून टू सितंबर, ये आपको याद रखना है कि जून टू सितंबर होता है रेनी सीजन। उस टाइम पे इसके बीज बो दिए जाते हैं और ये क्रॉप तैयार हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। अब एग्जाम्पल आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, क्या क्या एग्जाम्पल है। चावल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको पैडी कहते हैं, ठीक है। तो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। ये 4-5 क्रॉप्स के नाम है जो आपको पता होने चाहिए कि ये रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़े बेटा, वेरी गुड। चलो, एक दूसरी होती है हमारे पास राबी क्रॉप्स। अब राबी क्रॉप्स क्या है, सिंपली द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। मतलब जो क्रॉप्स हम अक्टूबर से मार्च के बीच में बोते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, राबी क्रॉप्स। वेरी गुड, ठीक है। अब आगे आ जाओ, राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया और लिंसीड हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी बेसिक खत्म हो गया है जो हमारे चैप्टर के बारे में है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि जब हम क्रॉप को उगाते हैं, बेस्ट बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी। क्यों, क्योंकि हाँ यहीं से सब कुछ प्रिपरेशन भी करेंगे हम, अलग अलग स्टेप्स फॉलो करेंगे जिसमें हम पूरी की पूरी एक क्रॉप उगाएंगे। देखो, सबसे पहले ना, देखो कोई भी चीज़ जब हमें करनी होती है तो हमें बेस बनाना ज़रूरी होता है उसका, है ना। जब तक हम बेस नहीं बनाएंगे वो चीज़ आगे काम नहीं करेगी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हो गई, कुछ चीज़ें बेटा जो आपको स्टेप्स याद भी रखने हैं, ये कि सबसे पहला स्टेप होता है सॉइल की प्रिपरेशन करना, ठीक है। अब जब फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप तैयारी कर कर जाओगे ना, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे करेंगे वो अभी हम फर्दर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सोइंग मतलब बीज बोना। थर्ड इज एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब जैसे हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा उन्हें, मेन्योर से मिलेगा, फर्टिलाइजर से मिलेगा। तीसरा हो गया, चौथा हो गया पानी देना, इरिगेशन, ठीक है। पांचवा हो गया प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मतलब उनके पास ऐसे जानवर ना उनको खाना जाए, इंसेक्ट ना लग जाए, या फिर अनवांटेड पौधे ना ग्रो कर जाए, उनसे भी बचाना है हमें। चौथा, सिक्स हो गया हार्वेस्टिंग, मतलब उनको जब वो तैयार हो जाए फसल तो हमें उसको हार्वेस्ट भी करना है, काटना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया स्टोरेज। तो बेटा चैप्टर वाइज ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे हम फसल उगाने के लिए तैयारी कैसे करेंगे मिट्टी की, ठीक है बेटा। आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ कैसे करेंगे। पता है किसी को, कभी किसी ने देखा है गार्डन में जाके। आगे आ जाओ। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। जब आपने देखा हो कभी कि जब हम प्रिपेयर करते हैं मिट्टी को फसल उगाने से पहले, या जब हम पौधा भी उगाते हैं, तो हम ऐसे खुरपी से लेके ना उसको थोड़ा लूज कर देते हैं, सॉइल को बोलते हैं सांस लेने की जगह आ जाए, मतलब मिट्टी जो है लूज लूज हो जाए, टाइट टाइट ना रहे, तो हम लूजन करते हैं। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिसकी वजह से जो प्लांट की हमारी जड़ है वो नीचे तक सॉइल में जा सकती है। अब आगे देखो, द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। लूज सॉइल से क्या होगा कि जब रूट्स उसके अंदर जाएंगे तो रूट्स को तो सांस लेना है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके रूट्स भी लिविंग सेल्स हैं, तो उनको सांस लेने के क्या लिए चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जिसके लिए मिट्टी लूज हो गई तो हवा आ सकती है, ऑक्सीजन आ सकता है। लूजनिंग यहाँ पे क्वेश्चन है ना, व्हाई डज लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली, तो यही बात है, क्योंकि when the soil will loosen up so the roots will breathe easily because the air can come easily, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब आगे आ जाओ। the loosened soil helps in the growth of earthworms माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में होंगे, है ना, चींटियां वगैरह, ये तो हमें दिखते भी है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें दिखते ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर अर्थवर्म है, वो सब भी क्या होएगा, वो भी हेल्प करता है लूज करने के लिए सॉइल को। आपको पता है अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अर्थवर्म है वो रेंग रेंग के सॉइल के अंदर जाता है और सॉइल को लूज कर देता है, जिसकी वजह से सॉइल जो है, सॉइल के अंदर रूट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से सांस ले पाते हैं। एम आई क्लियर टू यू? वेरी गुड। चलो आगे आ जाओ। These organisms are friend of farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ह्यूमस। क्या होता है ह्यूमस? कुछ नहीं है बेटा, जो भी हमारा पत्ते हैं, कूड़ा है, कचरा है, ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ा गला है ना, जो डिकम्पोज हो सकता है, वही ह्यूमस होता है। तो हम जब मिट्टी में खाद मिलाते हैं तो हम क्या करते हैं, खाद क्या है, ऑर्गेनिक मैटर ही तो है, वही ह्यूमस है। अब आ गया, वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन। अब आपसे अगर पूछे कि क्यों हमें लूज करना है,
तो आपको पता है क्योंकि रूट्स जो है उनको सांस लेने की ज़रूरत है, साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, दे कैन ऑल्सो ब्रीद इजीली। ठीक है, अब आगे आओ, नेक्स्ट है हमारा, यू हैव लर्न in the previous classes that soil contains minerals, waters, air and some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients again are absorbed by plant. तो अगर आप सोचो कि plants को nutrition कहाँ से मिलता है, तो very very simple, जो soil है उसके अंदर बहुत सारे minerals होते हैं, है ना, कहते हैं ना मिट्टी उपजाऊ है, मिनरल है, फर्टाइल है। तो क्यों? क्योंकि जो मिनरल्स आए वो कहाँ से आए हैं, डेड एनिमल्स आए हैं, डेड प्लांट्स से आए हैं, और उनके अंदर भी मिनरल थे। तो दिस इज अ साइकिल, दिस इज हाउ जो चीजें हैं वो वापस नेचर में जाती रहती हैं, है ना, सड़ने करने के बाद। तो ये न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट से। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हम क्या करते हैं, जब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऊपर वाली लेयर में होते हैं। जब आपने कहीं पढ़ा हो एसएसटी में कि सॉइल इरोजन की वजह से टॉप लेयर जो है वो वाइप ऑफ हो जाती है, तो फिर मिट्टी फर्टाइल नहीं रहती है ना। लाइक वाइज क्या होता है, जो टॉप लेयर होती है वो सपोर्ट करती है प्लांट्स की ग्रोथ को, और जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है, टर्न करना होता है सॉइल को, लूजन अप करना होता है ताकि वो और अच्छे से उसके अंदर रूट सांस ले लें। नीचे आ जाओ, 10 टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर आपसे पूछे कि क्यों हमें लूजनिंग करनी है सॉइल की और क्यों हमें उसको जो है ऐसे लूजन अप करना है कल्टीवेशन के लिए, क्यों जरूरी है, तो आप यही वाली बात लिखोगे, आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली इन शॉर्ट यहाँ से, सिंस ओनली फ्यू लेयर से लेकर के यहाँ तक, कि दिस इज वाई लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। देखो ये जो है ना, ये मैं मार्क करवा देती हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी प्रोसेस का नाम क्या है, टिलिंग और प्लोइंग। आपसे बार बार पूछा जाएगा व्हाट इज प्लोइंग, तो आपको पता होना चाहिए द लूजनिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज टिलिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज टिलिंग और प्लोइंग, ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। अब ये ना प्लो की मदद से करते हैं। प्लो आपको पता है हिंदी में क्या कहते हैं, प्लो को कहते हैं हल, है ना। एक टूल होता है, जैसे अभी आगे आपके पिक्चर भी बनी हुई है, आ जाओ नीचे इसी पेज पे, ये वाली पिक्चर जो बनी हुई है, दिस इज अ प्लो। ठीक है, अब आगे आ जाओ फटाफट, क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज डन यूजिंग अ प्लो। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। द प्लोड फील्ड्स मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। क्या होता है, जब हम प्लो करते हैं सॉइल को, तो बड़े बड़े अगर मिट्टी के गोले हैं तो उन्हें सॉइल क्रम्स कहते हैं, उनको भी तोड़ना जरूरी है। ठीक है, ताकि सारी मिट्टी इवन अप हो जाए। आगे देखो, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है लेवलिंग, कुछ नहीं है, आपको बराबर लेवल में लेकर आना है चीजों को। ठीक है, आगे आ जाओ, लेवलिंग कैसे करते हैं, लेवलर की हेल्प से। आज के टाइम पे तो बहुत सारी मशीन्स भी आ गई हैं हमारे पास ये सब चीजें करने के लिए। ठीक है, पहले नहीं होता था ऐसे, तो पहले हम क्या करते थे, किसान जाके करते थे। आपको फील्ड में दिख रहा होगा, नीचे पिक्चर है कि दो यहाँ पे जो है वो एनिमल्स हैं और उनके साथ जो है लेवल अप कर रहे हैं सॉइल को, लूजन अप करने का प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर। कभी कभी क्या होता है बेटा कि हम ना जब सॉइल को लेवल अप कर रहे होते हैं उसी टाइम पे हम मैन्योर डाल देते हैं, ताकि वो मैन्योर भी इवनली पूरे में स्प्रेड हो जाए। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का मतलब है कि जब हम खेती कर रहे हैं तब हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। तीन टूल्स के नाम आपको यहाँ पे दिए हैं, एक तो प्लो है, एक हो है और एक कल्टीवेटर है। तो क्या रहा है हमारा यहाँ पे, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्लो के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है विच टूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन एग्रीकल्चर, तो दैट इज प्लो। एक्चुअली तो आपको तीन पढ़ने हैं, प्लो, हो और कल्टीवेटर। पहले हम प्लो से स्टार्ट कर रहे हैं। The plow is this is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो सॉइल को लूज करने के लिए हम प्लो का यूज करेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, वीड्स को काटने के लिए भी यूज करेंगे, और साथ ही साथ सॉइल को लूजन अप तो कर ही रहे हैं। ठीक है, दिस इज मेड, अब कैसे बनता है वो देखो, दिस इज मेड of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft. नीचे आ जाओ बेटा, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे
सबसे पहले तो डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में एक तो हमारी लंबा सा लकड़ी का डंडा है, ठीक है। दैट स्टिक इज नोन एज प्लो शाफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्लो शाफ्ट, ठीक है। और आगे एक आयरन का पीस लगा हुआ है, वो पूरा क्या बोलेगा, प्लो शेयर, वही काम करेगा आगे, ठीक है। ये याद रखना है आपको। और जिससे अटैच कर रखा है हमने जो एनिमल्स के साथ है, उसे क्या बोल रहे हैं, बीम, ठीक है। बीम ना भी याद रहे कोई बात नहीं, आपको प्लो का पता होना चाहिए कि दो पार्ट है इसके, प्लो शाफ्ट है, प्लो शेयर है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ कुछ एनिमल्स जैसे हॉर्सेस का भी यूज होता है ना, जैसे कैमल्स का भी यूज होता है, ये सारी चीजें। अब आगे आ जाओ। दिस इज हैंडल, देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ अ शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, ठीक है। वो जो बीम है वो बुल्स नेक पे रखी हुई दिख रहा है आपको। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। पहले ये सारा काम ट्रेडिशनल जमाने में होता था, अभी जो है बहुत सारी मशीन्स भी आ गई हमारे पास, ठीक है। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउ अ डेज। आजकल किसके प्लो आते हैं, आयरन के प्लो आते हैं, ठीक है, गुड। नेक्स्ट टूल हमारा है हो। अब ध्यान से देखना होक में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे ये वाला टूल है वैसे ही हो एक टूल होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। किसके लिए यूज होता है, वीड्स को काट के हटाने के लिए और सॉइल को लूजन अप करने के लिए। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड आयरन और आयरन अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड ऑन वन ऑफ इट्स एंड। अब देखो नीचे आओ आप, नेक्स्ट पेज पे देखो, आपको दिख रहा होगा ये एक डायग्राम बना हुआ है हो का, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले ये ग्रिप हो गई हमारी, और ये एक हैंडल है, ठीक है। ये लंबी सी जो प्लेट है इसको बोल रहे हैं रॉड, और यहाँ पे जो मेन काम अपना करेगी वो करेगी बेंट रॉड, वेंट प्लेट, ठीक है। और ये बीम हो गई। तो ये क्या है, इट्स वर्क्स लाइक अ ब्लेड। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ठीक है। इट इज पुल्ड बाई एनिमल्स, अगेन एनिमल्स इसको चलाएंगे, ठीक है। थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, कल्टीवेटर। जब हमारी फील्ड तैयार हो जाएगी, क्रॉप तैयार हो जाएगी, तो हम काटेंगे किससे, फसल को, है ना। तो नाउ अ डेज फ्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, ठीक है। तो कल्टीवेटर जो है वो प्लो के टाइम पे भी यूज होता है और बाद में जब फसल तैयार हो जाती है उसके टाइम पे भी यूज होता है। नीचे आ जाओ, कल्टीवेटर यूज हो रहा है, आपको पिक्चर में दिख रहा है। सोइंग, देखो सोइंग बीज बोना, पहला स्टेप हमने प्रिपेयर कर लिया, सेकंड स्टेप हम क्या कर रहे हैं, अब हम बीज बोएंगे, ठीक है। सोइंग ऑफ सीड्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ध्यान से करना पड़ेगा तभी हमारी फसल अच्छी आएगी, ठीक है। सोइंग में क्या कर रहे हैं बेटा, सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी एंड क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी सीड्स विच आर सेलेक्टेड, फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। तो सोइंग हमें क्या करनी है, किसकी सोइंग करनी है, मतलब कैसे बीज बोने हैं, जो हेल्दी हों, ठीक है, जो हमें ज्यादा यील्ड दे, यील्ड का मतलब ज्यादा अच्छी क्रॉप दे, ऐसे प्लांट्स को हमें डालना है। अब आगे देखो, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सिलेक्शन करना, क्योंकि अगर अच्छे सीड्स हैं तो अच्छी क्रॉप मिलेगी तभी। वेरी गुड। अब आगे आ जाओ बेटा, कि यहाँ पे क्या करना है, आर देयर सीड्स विच, एक्चुअली एक छोटी सी एक्टिविटी आपकी यहाँ पे बुक में भी लिखी हुई है। आपको क्या करना है, पानी, जब हम चने वगैरह बनाते हैं तो हम चने को पानी में डाल देते हैं। पहेली की मम्मी ने भी यही करा, उन्हें वेसल में डाल दिया, तो कुछ देर बाद तुम देखोगे कुछ चने जो होंगे वो ना, वो ऊपर ऊपर तैरने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या था, या तो उसके अंदर कीड़ा लगा हुआ था या तो उनका वेट कम था। तो इसका मतलब जो टॉप क्वालिटी, जो टॉप पे फ्लोट कर रहे होंगे वो चने हमारी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, जो सोक नीचे बैठ जाएंगे, सैंक हो जाएंगे, दैट चने मतलब दैट ग्राम विल बी अच्छी क्वालिटी। तो बेसिकली हमें इस तरह से सीड्स का पता चलता है। अब आगे देखो, कुछ ऐसे सीड्स हैं, आर देयर एनी सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर, वुड इट रादर बी लाइटर और हेवियर, डेफिनेटली लाइटर, राइट। अब आगे आ जाओ, तो डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, राइट। आपको पता चल गया अच्छे सीड्स कौन से हैं और बुरे सीड्स कौन से हैं, ठीक है। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अच्छे सीड कौन से और हमारे बुरे सीड्स कौन से। इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज टू फॉर सोइंग सीड। अब हम उन वाले टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि सीड सो करने के लिए यूज होते हैं, मतलब बीज बोने के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है, ओके। सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल का नाम है, यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल जो है वो अपना ये लिखा हुआ है और यहाँ पे बना हुआ भी है ना, नीचे दिख रहा है आपको डायग्राम में। अब देखो, द टूल यूज फॉर ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल, फनल के जैसे शेप है, उसके अंदर डाल देते हैं और फिर एक 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 करके निकलता रहता है बीज, है ना। और सीड्स के बीच में गैप भी देना जरूरी है, क्यों वो जरूरी है, ताकि अच्छे से जब वो बड़े हो जाए, जब वो उगे तो आपस में स्पेस अच्छे से मिले। एक बार रीड कर लेते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 1 2 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, ठीक है। अब देखो, आपको दिख रहा है क्या कि एक फनल में नीचे दो लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सीड्स डाल रहे हैं, और वो नीचे पाइप लगा हुआ है लंबा सा, तो वो पाइप के थ्रू सीड्स जाते रहते हैं, ठीक है। 2 3 पाइप से होते हैं नीचे। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्या है,
यहाँ तक हमने कर लिया है, ये पिक्चर हमें समझ में आ गई है। सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि हमको जो है सीड्स को इस तरह से बोना है कि टॉपिक अपना है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ध्यान से देखो बेटा, ये अपना हो गया थर्ड स्टेप। अब हमने सबसे पहले प्रिपरेशन करी, उसके बाद फिर हमने बीज बोए, अब हम क्या करें, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स मिला रहे हैं, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ मिस हो गया मेरे से, ये वाला कि सीड ड्रिल। आज के टाइम पे एक पिक्चर यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये पूरी पिक्चर बनी हुई है, इसे सीड ड्रिल बोलते हैं। क्या होता है यहाँ पे, आजकल सीड ड्रिल में हम इसमें बहुत सारे सीड्स डालते हैं और आपको नीचे दिख रहा है अलग 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 पाइप्स बने हुए हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ट्रैक्टर्स की हेल्प से हम सो कर देते हैं। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट्स कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। पहले के ज़माने में जब हम फनल से डालते थे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, बहुत देर लगती थी। अब हम क्या करते हैं, सीड ड्रिल में डालते हैं सीड, और वो एक 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 सीड दूर दूर जगह पे अपने आप डाल देती है। उससे होता ये है, हर एक सीड को, हर एक पौधे को प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, और वो मिट्टी से कवर अप भी हो जाएंगे। क्यों ज़रूरी है, अगर हमने कवर नहीं करे और सीड डाल दी ऐसे ही, ऊपर से मिट्टी नहीं ढकी, तो क्या होगा, हमारी बर्ड्स खा सकती हैं सीड्स को, है ना, पौधा तो उगेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना होता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है और हमारे पास लेबर मेहनत भी बचती है। चलो अब आगे आ जाओ, जो कि चैप्टर है, टॉपिक है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। थर्ड स्टेप, जैसे मैंने अभी बताया ये है ना। तो सबसे पहले, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। बेसिकली क्या होता है कि जब जैसे हमें खाने की जरूरत है ना, हमें फूड की जरूरत है ताकि एनर्जी लगाए, वैसे ही प्लांट्स को भी खाने की जरूरत है। खाना एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट उन्हें कहाँ से मिलेंगे, मैन्योर से मिलेंगे और फर्टिलाइजर्स से मिलेंगे। चलो, आपने देखा होगा कि जब प्लांट पौधे वीक हो जाते हैं तो उसमें खाद डाले जाता है लाइक वाइज। क्यों, क्योंकि उनको अच्छी सप्लाई मिले मिनरल्स की। सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं बेटा, है ना। तो सॉइल सप्लाइज मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। In certain areas, farmers grow crops after crop in the same field. This field is never left uncultivated or fallow. यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है fallow। फैलो का मतलब कुछ नहीं है, ऐसी जमीन जिसपे अभी कुछ उगाया नहीं जा रहा है, खाली जमीन, ठीक है। पहले कुछ उगाया था, अभी कुछ नहीं उगा रहा, इसको बोलते हैं फैलो लैंड। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट। तो बेसिकली हम, जो आपने देखा होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ताकि मिट्टी उपजाऊ रहे, फर्टाइल रहे। तो इसीलिए फार्मर क्या करते हैं, क्रॉप के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद क्रॉप उगाते रहते हैं। और जो जमीन है हमारी, जो लैंड है, वो कभी भी हम फैलो नहीं छोड़ते, मतलब खाली नहीं छोड़ते, ठीक है। अब इससे होता क्या है, कभी कभी एक्चुअली ये दिक्कत होती है क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं मिट्टी में अगर हम टेक केयर नहीं करेंगे, इसीलिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते रहते हैं। कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। बार बार सॉइल क्रॉप उगा रहे हैं तो सारे के सारे मिनरल न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर, replenish the soil with the nutrients. This process is called manuring. इसी प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। मैन्योर डालना इज मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर हमारा मैन्योर अच्छे से नहीं जा रहा है, प्रॉपर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं सॉइल को, तो पौधा बिल्कुल वीक उगेगा, अच्छा पौधा नहीं उगेगा, अच्छी फसल नहीं आएगी। चलो, होता क्या है, मैन्योर जल्दी से पढ़ लेते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plants and animal waste. एनिमल वेस्ट, प्लांट्स वेस्ट है ना, जो प्लांट सड़ गल गए हैं वो, और साथ ही साथ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि सड़ गल जाते हैं आगे, उसे ही हम बोलते हैं खाद, ठीक है। फार्मर क्या करते हैं, सारा का सारा बड़े बड़े गड्ढे करते हैं, उसमें ये सारा कचरा डालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ गल सकता है, ठीक है, और उसको ढक देते हैं। फिर कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद, 15-20 दिन बाद उसे खोलते हैं तो वो सारा डिकम्पोज हो जाता है और नाउ अब वो खाद बन गया क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो थे, है ना। तो farmers dump plants and animal waste in pits open and places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. These decomposed matter is used as organic manure. यही जो substance है, क्या होता है, ये हमारा होता है decomposed matter which is known as manure, ठीक है। इसको वर्मी कंपोस्टिंग आपने 6th क्लास में अगर पढ़ा होगा तो आपको याद है, बेसिकली इसी को वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि हमने सीड, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, क्या करना है बच्चे, मूंग लेना है, ग्राम सीड लेना है, मतलब चने और मूंग लेना है, और उनको जर्मिनेट करना है। अपने स्प्राउट्स अगर खाए होंगे तो आपको पता होगा कि पौधा निकलता है उसमें से, है ना। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है। एक्चुअली नीचे आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, एक में ए में अच्छा उग रहा है, बी में सबसे ज्यादा अच्छा उग रहा है, सी में तो उग ही नहीं रहा। तो बेसिकली जिसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर डालेंगे, ये आपको एक्टिविटी करके देखनी है, सबसे अच्छा पौधा किस में उगेगा, बिना कुछ डाले, या फिर मैन्योर डाल के, या फिर फर्टिलाइजर्स डाल के, ठीक है। अब आगे आ जाओ बेटा, देखो क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजर्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे।
फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। देखो मैन्योर और फर्टिलाइजर अगर आपसे बोले ये डिफरेंस आएगा ही आएगा, ठीक है, और ये आपको पता भी होना चाहिए। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल होते हैं, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर्स के, याद रखने हैं आपको, यूरिया, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये कुछ एग्जाम्पल्स है फर्टिलाइजर्स के जो आपको याद होने चाहिए। नीचे आ जाओ। The use of fertilizers has helped the farmers to get better yields of crops such as wheat, paddy and maize. अब चावल और गेहूं और एक भुट्टा, ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, कैसे उगेगी, तो इसमें फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। बट ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करने से क्या होगा बेटा, नुकसान होगा, केमिकल है ना तो नुकसान तो होगा ही होगा। इसीलिए बोलते हैं ना, जैसे बड़े लोग बोलते हैं हमारे जमाने में तो ऑर्गेनिक होता था, क्यों ऑर्गेनिक होता था, पॉपुलेशन कम थी, है ना, मेन्योर से काम चल जाता था। अभी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, खाना सबको मिलना है, बराबर मिलना है, ये सारी चीजें। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन भी होता है। कैसे, देखो आपने केमिकल्स डाल दिए खेत में, अब जब आप पानी डालोगे तो वो पानी बह के तो जाएगा ना कहीं, तो अल्टीमेटली वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है। और जो वो फर्टिलाइजर्स जो है वो नीचे ग्राउंड वाटर में भी जाएंगे, जब आप पानी डालते हो तो फिर क्या होगा कि वाटर पोल्यूशन होएगा। इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मेन्योर्स विद इफ फील्ड लेफ्ट इज अनकल्टिवेटेड और इन बिटवीन टू क्रॉप्स, है ना, तो हमको ऐसे फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए जो कि जो है हमारे ऐसे ज़्यादा नुकसान देना हो, साथ ही साथ मेन्योर के साथ मिला के यूज़ करने चाहिए। द यूज ऑफ मेन्योर इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मेन्योर डालने से एक तो सॉइल अच्छी होगी, उसका टेक्सचर अच्छा होगा, साथ ही साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, मतलब पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सॉइल में अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, और फिर सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। एक वर्ड है यहाँ पे क्रॉप रोटेशन, क्या मतलब है इसका बेटा, देखो एक्चुअली हम ना पहले कुछ और उगाएंगे, फिर कुछ और उगाएंगे, फिर कुछ और उगाएंगे, तो हम क्रॉप्स को ऑल्टरनेटली उगाएंगे। मतलब एक क्रॉप को मान लो नाइट्रोजन चाहिए तो फिर अगली क्रॉप मैंने पोटाशियम वाली उगा ली जिसको पोटाशियम ज्यादा चाहिए, तो इस वे में क्या होगा, सॉइल में कोई एक पर्टिकुलर मिनरल खत्म नहीं होगा। इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग different crops alternately. Earlier, the farmer in northern area used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। पहले फार्मर क्या करते थे कि एक बार दालें उगाते थे, ठीक है, दूसरे वाले सीजन में क्या उगाते थे, गेहूं उगा लेते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल, इससे सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होंगे। वेरी गुड, है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन, दालों में नाइट्रोजन होता है आपको पता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन आ जाता था जब दालें उगा लेते हैं। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, फार्मर्स को बोला जाता है कि प्रैक्टिस वो और करें, ठीक है। ऐसे अगर आपको याद होगा या 8th क्लास में एक चैप्टर है जिसमें है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, उसमें एक चैप्टर था राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या करता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होता है और वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो दालों वाले जितने भी प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन ज्यादा डाल देते हैं मिट्टी में। समझ में आया बेटा, चलो एक डिफरेंस है छोटा सा, फिर उसके बाद हम टॉपिक को एंड करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जल्दी से डिफरेंस देख लो। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स मैन मेड होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, मतलब आदमी बना इंसान बनाते हैं, केमिकल है ना बेटा। मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस और कैसे मिलता है, कैटल डंग, कैटल डंग मतलब जो गाय का गोबर है उससे और प्लांट के बचे हुए पार्ट से, सड़े गले पार्ट से। दूसरा फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्री में बनाया जाता है और मैन्योर जो है वो फील्ड में बनाया जाता है गड्ढे करके, मैंने बताया था ना अभी। फर्टिलाइजर जो है वो कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, वो बस पाउडर है, केमिकल आप उसको डाल दो। लेकिन मैन्योर इतना सारा होता है, उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस, ठीक है। थर्ड इज फोर्थ इज फर्टिलाइजर्स के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे, जैसे नाइट्रोजन होएगा, फास्फोरस होएगा, पोटेशियम होएगा, बेटा केमिकल है तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होएगा। लेकिन मैन्योर थोड़ा सा कम न्यूट्रिएंट होता है, बट मैन्योर ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, एडवांटेज क्या है मैन्योर की। मैन्योर की एडवांटेज आपको याद भी रखनी है। ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर बिकॉज, क्यों अच्छा है इससे, पहली चीज तो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हमने अभी पढ़ा था। दूसरा, सॉइल को मोर पोरस बनाएगा जिससे गैसेस, मतलब सॉइल को लूजन अप कर देगा, गैसेस आराम से आ जा सकती हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल कर देगा, ठीक है, अभी पढ़ा भी था हमने। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो अच्छे माइक्रोब्स हैं जैसे अर्थवर्म वगैरह, वो ज्यादा हो जाएंगे उस मिट्टी में जिसमें मैन्योर होगा, इसमें नहीं होंगे जिसमें फर्टिलाइजर होगा। साथ ही साथ टेक्सचर ऑफ सॉइल अच्छा हो जाएगा। टेक्सचर का मतलब है जो हमारी मिट्टी है वो क्या होगी, अभी अच्छा टेक्सचर हो जाएगा, क्रॉप उगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है, ठीक है। इतना खत्म हो गया है। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन और बाकी हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास में। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपको जो समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके सारे डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी, ठीक है। ओके बाय।
सी यू।